नमस्कार साथियों। आइए दोस्तों, अगला 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर का केवल होगा उसका हम देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह, जो कि राजगीर में स्थित है। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सही सुमेल की करना है आपको। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, लुम्बिनी। पहला का 3 जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद हो गया होगा। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्वरूप स्थान पद प्राप्त हुआ। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त है। दोस्तों उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। आप इसे पढ़ सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर से याद रखिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्रा, वैशाली, चंपा, अंगा, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक इसका सही ऑप्शन होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसमें पाटलिपुत्रा, वैशाली, अंग और चंपा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त।
विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। विशाख दत्त में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? दोस्तों घनानंद जो था वो सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने शासन किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत की खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? दोस्तों अशोक के धम्म का मूल संदेश शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों चूंकि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, बहुत सारे मुद्दों को वर्णित किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया।
दोस्तों यहीं पे हमारा 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि प्राचीन भारत से रिलेटेड थे, प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड थे, यहीं पे समाप्त होते हैं। अगला 25 क्वेश्चंस का सेट बहुत जल्द आपके बीच लेकर मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।